Bismillahirrahmanirrahim. The metal which will act as cathode when connected to chromium. वो कौन सी मेटल है जो बिहेव करेगी एज कैथोड कब, जब उसे कनेक्ट करते हैं किसके साथ, क्रोमियम के साथ। याद रखें किसी भी सेल में अगर दो इलेक्ट्रोड हैं तो एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन तो तब होगी जब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्रोमियम के साथ कंपैरिजन करना है इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोड को। अगर इनमें से किसी का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब तब क्रोमियम एक्ट करेगा एज एन एनोड और वो एलिमेंट एक्ट करेगा एज आ कैथोड, यानी उस पर रिडक्शन होगी। अब क्रोमियम कहाँ पड़ा है, ये पड़ा हुआ है क्रोमियम। अब जो भी एलिमेंट्स इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में दिए हुए हैं, अगर वो क्रोमियम से ऊपर होंगे तो उनका तो रिडक्शन पोटेंशियल कम और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी उनकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी वो एनोड होंगे और क्रोमियम कैथोड होगा। हमें क्या चाहिए, हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए एज कैथोड, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम से ज़्यादा होगा, तो वो वही होगा जो क्रोमियम से नीचे है। अब आप देखिए अल्फ़ा पे एल्यूमिनियम, ये तो क्रोमियम से ऊपर है, ये नहीं हो सकता। बीटा पे जिंक, आप देखिए ये भी क्रोमियम से ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। चार्ली पे मैग्नीशियम, आप देखिए ये मैग्नीशियम भी क्रोमियम से ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर पक्का आंसर डेल्टा। What will be the enthalpy of formation of HBr if hypothetical bond energy of HH, Br and HBr are 300 kilojoule per mole, 100 kilojoule per mole and 250 kilojoule per mole respectively. Reaction is as under. अब ये रिएक्शन दे दिया। अब इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन की कैलकुलेट भी की जा सकती है गिवन डाटा से। कैसे, देखें हमारे पास ये रिएक्शन है कि HH और Br मिलके HBr के दो मोल बना रहा है। याद रखें रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड होते हैं वो हमेशा ब्रेक होते हैं, लिहाजा अगर HH की बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में 300 किलो जाउल पर मोल दी है तो चूंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एब्जॉर्ब होगी, और चूंकि एक ही बॉन्ड है तो 300 ही होगी। Br का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी वैल्यू 100 किलो जाउल दी हुई है तो ये भी एब्जॉर्ब ही होगी, और एक ही Br है तो 100 ही होगी। लेकिन प्रोडक्ट्स में HBr 2 है। अब प्रोडक्ट्स में बॉन्ड हमेशा बनते हैं, बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब एक HBr की 250 दी हुई है तो दो की क्या होगी, 250 का डबल। अब ओवरऑल देखें रिएक्टेंट्स की इंथाल्पी को ऐड किया तो ये प्लस 400 हो गई, प्रोडक्ट्स की इंथाल्पी को ऐड किया तो ये माइनस 500 हो गई, यानी एब्जॉर्ब हो रही है 400 इस रिएक्शन में और रिलीज हो रही है 500। तो कितनी एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है, 100। तो बेसिकली ये जो 100 किलो जाउल है ये इस रिएक्शन की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। लेकिन चूंकि इसमें 2 मोल हैं और हमें ऑप्शंस जो दी हुई हैं वो पर मोल में दी हुई हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इक्वेशन में दिए हुए हैं, उस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर मोल जो वैल्यू आ जाएगी वो -50 किलो जाउल पर मोल होगा। तो आंसर अल्फा। स्टेट फंक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब ये स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। देखिए ये जो वर्क होता है ये, और एक और चीज़ है जिसे आप हीट कहते हैं, ये असल में 2 ऐसे वेज हैं जिनसे एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर ये स्टेट फंक्शन भी नहीं है। तो आंसर अल्फा। लेकिन स्टेट फंक्शन क्या होता है, गौर से देखें। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक सिस्टम है, गैस का सिलेंडर है, इसका एक वॉल्यूम है V1, ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखिए आपने वॉल्यूम को तकरीबन डबल कर दिया। अब वॉल्यूम को डबल करने के हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए अगर हम क्या करें कि जो टेम्परेचर है ना, फ़र्ज़ किया पहले T1, आप उसको डबल कर दें, ये क्या हो T2, यानी टेम्परेचर डबल हो गया पहले से,
तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रेशर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। अब एक और तरीका है, तरीका ये है कि जो प्रेशर था P1, अब आप उसका हाफ कर दें, ये अब क्या होगा? P2 नया प्रेशर। जैसे ही आप प्रेशर हाफ करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, कहानी फिर वहीं पहुंच जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट। यानी हमें समझ आई कि वॉल्यूम का डबल होना डिपेंड नहीं करता कि आप टेम्परेचर को डबल करके करें या चाहे प्रेशर को हाफ करके करें। तो ऐसी कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो उस रूट पर डिपेंड नहीं करती जिसके तहत आप उसको चेंज करते हैं, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर या कंडीशंस पर डिपेंड करती है, तो उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो जिस तरह इस एग्जांपल में वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर भी क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स may be denoted under various conditions as। अब इसे किस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें से हम हर एक को चेक करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को देख लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया हमारे पास ना एक सिलेंडर है जिसके अंदर कोई गैस है और उसका एक ख़ास वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम V1 है। अब अगर हम उसको क्या करें? उसको हम हीट कर दें, हीट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होगा जिसे आप V2 कहते हैं। चेंज इन वॉल्यूम भी होगा डेल्टा V। इसके लिए अगर हम ये डिस्कस करना चाहें कि इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगी, तो वो जो इसने हीट एब्जॉर्ब की है और जो वर्क डन इसने आगे करना है किसी चीज़ पे, उसके सम के बराबर है। तो चूंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट के साथ प्लस होगा, और जब ये आगे किसी चीज़ पर वर्क करेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होता है, तो ये P डेल्टा V माइनस के साथ हो गया। लेकिन अगर आप इस पिस्टन को यहाँ क्या कर देते? फिक्स, हीट करते, ये ऊपर ना जाता। जब ये ना जाता तो ये किसी चीज़ पर वर्क भी ना करता। जब वर्क ना करता तो ये P डेल्टा V यानी वर्क डन 0 हो जाता। तो तब इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह अगर हम इंथाल्पी की बात करते हैं तो असल में जो इंथाल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम के बराबर होती है। तो अब हमने अभी देखा है कि अगर हम इसको डेल्टा से सपोज मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से, तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब डेल्टा इंटू पी वी करेंगे तो डेल्टा एक दफ़ा पी के साथ होगा, वी वैसे होगा, और एक दफ़ा डेल्टा वी के साथ होगा और पी वैसे होगा। और अगर हम कह दें डेल्टा पी 0 यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर ये वाला फैक्टर तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें देखें अगर हम ये डेल्टा ई की वैल्यू पुट करें, जो कि अभी हम पढ़ के आए थे कि डेल्टा ई क्या है? Q माइनस पी डेल्टा वी है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा एच बराबर होगा Q माइनस पी डेल्टा वी और प्लस पी डेल्टा वी। ये तो इससे हो जाएगा कैंसल। अब चूंकि इस दौरान जो हमने ये डिस्कस किया है सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट थी, और वो क्या था? वो प्रेशर था। लिहाजा हम कहेंगे कि चेंज इन इंथाल्पी बराबर है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो नेगेटिव क्यों होता है? फ़र्ज़ किया हमारे पास एक फ्लास्क है, उसके अंदर हमने मार्बल के टुकड़े डाल दिए हैं, साथ हमने HCl का सोल्यूशन डाल दिया। अब जैसे ही हम इसे हीट करेंगे रिएक्शन होगा, CaCl2 वाटर और CO2 बनेगी। अब CO2 क्या है? गैस है, इसने फ़ौरन यहाँ ऊपर जाना है। अब ये एक ट्यूब है, इसमें से जाएगी। आगे हमने एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है जो बेसिकली जैसे एक सिलेंडर होता है वैसा ही है, और उसके अंदर एक गैस है यहाँ पे, और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। अब जैसे ये गैस यहाँ जाएगी तो इस पर फोर्स लगाएगी, ये यूँ आगे मूव करेगी, और ये जैसे आगे मूव करेगी यहाँ तक आ जाएगी। तो अब पहले जो वॉल्यूम था वो V1 था, अब क्या हो जाएगा? V2। दोनों का डिफरेंस डेल्टा V। तो अब बेसिकली ये जो सिस्टम था इसने इस पर फोर्स लगाई और इसने उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम कहेंगे इसने इस पर वर्क किया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, और वर्क डन जब भी होगा तो इंटरनल एनर्जी में कमी होगी, इसीलिए वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। जबकि फिज़िक्स में असल में चेंज इन वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। तो जब कोई सिस्टम किसी चीज़ पर वर्क करता है, जैसे इसने इस पर वर्क किया,
तो चूंकि इसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ तो वो कहते हैं इजाफा होने की वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखें इसमें हमने एक चीज़ देखी थी, हमने कहा कि डेल्टा ई जो है वो क्यू वी के बराबर है, इसी तरह डेल्टा एच क्यू पी के बराबर है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर, तो ये दोनों सही हो गया। अगर दोनों सही हो गया तो इनमें से कोई एक तो आंसर नहीं हो सकता ना, तो फिर पक्का आंसर क्या होगा, डेल्टा। लेकिन अल्फ़ा कैसे सही है, आप देखिए अभी हमने इसके बारे में एक और रिलेशनशिप पढ़ा है। वो रिलेशनशिप क्या है, जैसे ये 4 पे है, 4 पे हमने डिस्कस किया है कि बेसिकली जो डेल्टा एच है ये बराबर है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, कोई भी गैशियस रिएक्शन सपोज हो रहा है, तो फिर उनमें वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर ये ज़ीरो होगा, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई आलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम इज़ द केस विद, अगर आप बात कर रहे हो लिक्विड्स और सॉलिड्स की, तो उनमें भी चूंकि चेंज इन वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है, लिहाजा वहाँ भी डेल्टा एच और डेल्टा ई आलमोस्ट बराबर होंगे। तो फिर ये भी सही हो गया, तो आंसर डेल्टा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, एक पहला रिएक्शन है जी उसकी इंथैल्पी है, दूसरा रिएक्शन है उसकी इंथैल्पी है। कहता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ NO निकाले, यानी ये जो रिएक्शन है इसकी इंथैल्पी निकालनी। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये देखना है कि असल में ये ऊपर 2 स्टेप्स हैं। इसमें जो पहला दिया हुआ है उसमें रिएक्टेंट्स में N2 है, असल में भी हमें रिएक्टेंट्स में चाहिए, तो ये जैसा है ऐसे ही लिखेंगे। जबकि प्रोडक्ट्स में NO है, अब NO इन दोनों में दूसरे में दिया हुआ है, लेकिन वो रिएक्टेंट्स में दिया हुआ है, तो हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसा नहीं होगा, हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट। जब ऐसा करेंगे तो ये इंथैल्पी चेंज की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो अब दोनों को ऐड करेंगे। अब देखें ये हमने पहला रिएक्शन बिल्कुल वैसे का वैसा लिख दिया, जबकि दूसरा रिएक्शन क्या किया, उल्टा लिखा है, और उसकी वैल्यू जो थी इंथैल्पी की वो सेम है, बट साइन चेंज कर दिया। अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो पहले स्टेप में 2NO2 बना है, दूसरे में यूज़ हो गया तो कैंसिल। इसी तरह आप देखें दूसरे स्टेप में एक O2 बना है, जबकि इसमें 2 O2 यूज़ हुआ है, तो एक एक से कैंसिल हो गया, यहाँ एक बच गया। तो रिएक्टेंट्स में बचा N2 और O2 और प्रोडक्ट्स में 2NO। आप इसी तरह जिस तरह ये रिएक्शन को जमा किया तो इंथैल्पी चेंजेस को भी जमा करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा +250, आंसर अल्फा। साइन ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। देखिए जब आप बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तो उसमें रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ज़्यादा और प्रोडक्ट्स की कम होती है, क्योंकि ओवरऑल हीट रिलीज होती है, इसीलिए साइन क्या होगा, नेगेटिव। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ज़्यादा और रिएक्टेंट्स की कम होती है। क्यों होती है ऐसे, क्योंकि बेसिकली हीट एब्जॉर्ब होती है। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव साइन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हुआ, बीटा, कि एक्सोथर्मिक के लिए जो चेंज इन इंथैल्पी का साइन नेगेटिव और एंडो के लिए पॉजिटिव। यूजिंग द हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो, एक फर्जी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहते हैं इसको देखना है और कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड की लेटेस्ट एनर्जी डिटरमिन करनी, ये असल में बॉर्न हैबर साइकिल की एप्लीकेशन है। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि बॉर्न हैबर साइकिल जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो डेल्टा एच एक्स होता है वो 3 बल्कि 4 स्टेप्स का सम होता है। एक जो भी आपके पास मेटल होगी पहले वो एटोमाइज होगी, फिर वो आयोनाइज होगी। जो नॉन मेटल है पहले वो एटोमाइज होगी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो वैल्यू है ये हमें नज़र आ रही है कि पोटाशियम सॉलिड से गैस बन रहा है, तो ये इसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, लिख लिया हमने। उसके बाद देखें पोटाशियम गैसियस स्टेट में था, आयोनाइज हो रहा है, तो ये इसकी इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, देखिए हमने वो भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये ब्रोमीन Br2 लिक्विड से Br गैस बन रहा है, तो ये ब्रोमीन की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, तो ये हमने ये भी इसकी वैल्यू पुट कर दी। और फिर क्या, ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बना रहा है तो ये इसकी इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, तो हमने ये भी पुट कर दी।
तो ये इनका सम जो है वो डेल्टा एच एक्स है और वो क्या है प्लस 250। अब लेटेस्ट एनर्जी किसके बराबर होती है, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से जब यही डेल्टा एच एक्स माइनस करते हैं तो आपके पास लेटेस्ट एनर्जी आ जाती है। अब देखें जो डेल्टा एच एफ है वो हमें ये दी हुई है सबसे पहले कि डेल्टा एच एफ होती क्या है असल में, कि जब किसी कंपाउंड का 1 मोल बने लेकिन उन एलिमेंट से जो उसमें मौजूद हैं और वो भी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, तो जो भी मसलन हीट रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो ये दी हुई थी तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये डेल्टा एच एक्स है जो अभी हमने निकाली थी, तो ये माइनस था और ये प्लस के साथ था, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -650। आंसर डेल्टा। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, तो ये तो डेफिनेशन है सिंपल किसकी, इंथैल्पी की, आंसर बीटा। जबकि इंट्रोपी क्या होती है, ये मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम होती है। जबकि वर्क क्या है, ये एक ऐसा वे है जिससे एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र की जा सकती है। और इसी तरह फ्री एनर्जी क्या होती है, ये सिस्टम की वो एनर्जी है जिसे किसी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आंसर बीटा। Enthalpy of formation for 1 mole of carbon dioxide is 400 kilojoule per mole. What will be heat of combustion for 6 gram of carbon? देखें ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें CO2 का 1 मोल बन रहा है। दूसरी बात किससे, उन एलिमेंट से जो इसमें मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हीट इस दौरान रिलीज़ होगी ये CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। अब हमसे सवाल में जो पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है कि भाई हमने बताना है कि हीट ऑफ कंबस्टन फॉर 6 ग्राम ऑफ कार्बन क्या होगी। आप देखें ये कार्बन का 1 मोल है जो बर्न भी हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये कार्बन की इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है जबकि CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। लेकिन इस वक्त कार्बन के 1 मोल यानी 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम है तो इतनी वैल्यू है। भाई अगर आप इसके मैस को हाफ कर देंगे तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, तो जब हाफ करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, -200। आंसर चार्ली। टोटल हीट एनर्जी जिसे Q कहते हैं कैन बी कैलकुलेटेड इन बॉम्ब कैलोरी मीटर बाय यूजिंग द फार्मूला। तो बॉम्ब कैलोरी मीटर में जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है Q = C × डेल्टा T। जबकि अगर ग्लास कैलोरी मीटर होता तो उसमें जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है Q = M × S × डेल्टा T। तो फिर इसके मुताबिक हमारे पास जो आंसर हुआ वो बीटा। अब इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात भी है, वो ये है कि ये जो C होता है ना इस इक्वेशन में वो असल में बराबर है M × S। अब S क्या है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जबकि जो टर्म है ना C इसे सिर्फ हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ किया हम कहते हैं हमारे पास किसी भी सबस्टेंस का 1 ग्राम है, यानी आपने उसका मैस स्पेसिफिक कर दिया। अब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करें या आप 1 केल्विन इंक्रीज़ करें, तब वो जितने किलो जाउल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या करेगी, एब्जॉर्ब, तो वो उसकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जबकि जब आप हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसमें जो आप मैस फिक्स कर रहे थे ना 1 ग्राम, बस वो फिक्स नहीं होगा, बाकी वही होगा कि आपके पास आप कहेंगे कोई भी चीज़ है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएं बाय 1 डिग्री सेल्सियस या बाय 1 केल्विन, तो वो जितने किलो जाउल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब देखें इस तरह क्या हुआ कि जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट लिखेंगे तो ये आपके पास होगी किलो जाउल और साथ होगा पर ग्राम और पर केल्विन, जबकि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या बननी चाहिए, ये होगी किलो जाउल, ये तो होगी। अब पर ग्राम नहीं होगा, सिर्फ पर केल्विन होगा।
अब S की ये यूनिट है, C की है, साबित करते हैं ये कैसे। अब देखिए S मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मैस से। मैस की यूनिट क्या है, ग्राम है। तो अगर हम इसको ग्राम में लिखें तो आप देखिए ये ग्राम इस पर ग्राम से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ क्या है, वही किलो जाउल है और साथ हमारे पास है पर केल्विन। तो बराबर क्या हुआ, वही किलो जाउल आएगा और साथ पर केल्विन। तो हमें समझ आ गई कि वाकई C किसके बराबर है, M इंटू S के बराबर। What will be the change in internal energy of system if work done by system is 50 kilojoule and heat absorbed is 140 kilojoule। अब देखिए हमें पता है कि एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है कि जो डेल्टा E है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो बराबर है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब कहा क्या है, कहते हैं इंटरनल एनर्जी आपने मालूम करनी है, जबकि वर्क डन बाय द सिस्टम बता दिया। भाई अगर बाय द सिस्टम है तो साइन यहाँ माइनस आ जाएगा, और वो है कितना, 50 है। जबकि हीट एब्जॉर्ब जो है वो 140 है। अगर हीट एब्जॉर्ब्ड है तो हमने अभी देखा साइन पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास डेल्टा ही आ जाएगा। देखिए जब आप 140 में से 50 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 90। और चूंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस में आंसर आएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है प्लस 90, आंसर 40। Which one of the following reactions will represent enthalpy of formation as well as enthalpy of combustion? तो अभी अभी हमने बात की थी कि जैसे कि अल्फा पे है कार्बन सॉलिड है और ऑक्सीजन के ज़रिए बर्न हो रहा है और CO2 बन रहा है, तो ये कार्बन के लिहाज से इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन है। जबकि अगर CO2 के फॉर्मेशन की बात करें तो ये बन रहा है, लेकिन किस से, उन एलिमेंट से जो इसमें प्रेजेंट है, और वो भी किस स्टेट में जुड़ रहे हैं, जो उसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है। तो पक्की बात हुई आंसर अल्फा। अब बीटा कैसे नहीं है, बीटा इसलिए नहीं है कि इसमें ये CO बन रहा है। जब तक CO2 नहीं बनेगी तो उस तरह हीट रिलीज नहीं होगी। तो ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO तो हो सकती है, लेकिन इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C नहीं है। चार्ली, अब ये CO की इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन तो हो सकती है, लेकिन CO2 की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो ये CO की बजाय C और O2 से मिलके बननी चाहिए थी। डेल्टा, ये CH4 की इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन तो हो सकती है, क्योंकि वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और CO2 और वाटर बन रहा है। लेकिन अगर इनमें से किसी की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती तो ये उन्हीं एलिमेंट से मिलके बनती जो उसमें प्रेजेंट है। मसलन वाटर की होती तो H2 और O2 रिएक्टेंट्स में होने चाहिए थे, और CO2 की होती तो रिएक्टेंट्स में C और O2 होने चाहिए थे। तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शंस गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH2 माइनस और NO2 प्लस इज रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमारे पास है NH2, अब इसके ऊपर ओवरऑल देखिए क्या चार्ज है, -1। अब H होता है +1। अब अगर हमारे पास ये दो हों तो टोटल हो गया +2। अब N कितना लिखें कि ऊपर -1 है, तो जाहिर सी बात है अगर ये -3 होगा तो दोनों का सम क्या आएगा, -1। तो फिर N की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई थी तो पहले -3 आना चाहिए। इसका मतलब चार्ली भी गलत हो गया और बीटा भी गलत हो गया। अब दूसरा हमारे पास है NO2, और इस पे क्या चार्ज है जी, प्लस या +1 है। अब एक होता है -2, 2 है तो -4 है। अब n कितना हो कि +1 हो, अगर n +5 होगा तो -4 करेंगे तो आंसर +1 आएगा। तो हमसे चूंकि n की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है तो ये +5 होगा। तो पहले -3 फिर +5, तो किस पे है, डेल्टा। तो आंसर डेल्टा। बॉर्न-एबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमिन, अभी हमने बात की थी कि बॉर्न-एबर साइकिल का असल मकसद किसी आयनिक कंपाउंड जो ख़ास तौर पे बाइनरी हो, यानी जिसमें दो किस्म के एलिमेंट्स हों, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल, जैसे NaCl, KBr, NaF वगैरह, उसकी क्या मालूम करने के लिए यूज़ होता है, लैटिस एनर्जी। तो आंसर अल्फा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच साल्ट results in the deposition of metal at
कैथोड, किस में मेटल जो है वो कैथोड पे जाएगी। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। अब फ़र्ज़ किया कि पहला जो सोल्यूशन है वो KCl होगा तो एक K+ होगा, और वाटर है तो उसमें H+ होगा। अब कैथोड पे वही जाता है जिसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन उसकी होती है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका मतलब KCl का अगर एक्वस सोल्यूशन है तो दो स्पीशीज़ का मुकाबला है, एक K+ का और एक H+ का। अब देखिए ये रहा K और ये रहा H। आप देखिए किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, H+ का। तो जब H+ जाएगा वो लेगा इलेक्ट्रॉन, ये बन गया H रेडिकल, और जब इस जैसे दो H+ होंगे तो फिर एक और भी रेडिकल मिलेगा, तो दोनों मिलके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। अब सवाल क्या था, उसने कहा था मेटल जाए, क्या जाए, मेटल जाए इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन चली गई, वो तो क्या है, नॉन मेटल, तो अल्फा नहीं हो सकता। बीटा में देखें, अब इसमें कैल्शियम का मुकाबला है किसके साथ, H के साथ। अब कैल्शियम क्या होगा, +2 और H+1 है। अब देखिए ये ऊपर रहा कैल्शियम और ये रहा H+, उसी तरह किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, H+ का। तो यहाँ भी कौन सी गैस ही बनेगी, हाइड्रोजन गैस, तो फिर ये भी गलत। चार्ली पे CuCl2। अब आप देखें कि ये हाइड्रोजन और Cu है, Cu कहाँ है, नीचे है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये CuCl2 में जो Cu+2 है ये जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Cu बना देगा। तो आंसर चार्ली। डेल्टा क्यों नहीं है, अब आप देखिए ये लिथियम पड़ा है और ये पड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, हाइड्रोजन का, तो इसमें भी वही H2 गैस बनेगी। तो आंसर चार्ली। इफ़ कहता है जी क्या होगा, इज़ वेरी हाई, इट शोज़ दैट द प्रोडक्ट विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इन सब में एक ही चीज़ समझ आती है, वो क्या है, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, जबकि इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आयनिक नेटवर्क होने का भी ये मतलब नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, वो तो वेराइटी होती है आयनिक कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट की। ऐसा भी होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट फ़र्ज़ किया 500 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसा भी होगा जिसका 5000 है। तो हर आयनिक नेटवर्क रखने वाले सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना लाजमी नहीं है। द इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखिए पहले फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो अब देखिए फ़र्ज़ किया एक रिएक्शन है, उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर बनता है, लेकिन किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, उसकी ये इंथैल्पी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इसको हमने उल्टा कर दिया, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यहीं पे इन दोनों रिएक्शन में ये जो वाटर लिक्विड लिखा है ना, इसको गैस लिख दें, तो यही जो वैल्यू है ना, ये तकरीबन -242 इस रिएक्शन में, या इसमें क्या हो जाएगी, +242। यानी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होने से इंथैल्पी चेंज हो जाती है। तो फिर पहली बात यह है कि वो कहता है डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, ये तो गलत हो गया ना, तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। फिर यूज़ ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर सेम प्रोडक्ट, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप वाटर बनाते H2 और O2 से, उसकी और इंथैल्पी होगी, और अगर आप एक एसिड और बेस से वाटर बनाते हैं तो उसकी और होगी, क्योंकि उसमें और तरह के रिएक्टेंट्स हैं और उसमें और तरह के, तो इस पर भी डिपेंड करती है। चार्ली, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप्स, इस पर बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों कि जो इंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन, हमने अभी डिस्कस किया था कि वो रूट पर डिपेंड नहीं करती, वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे करती है। तो आंसर चार्ली। जबकि डिफरेंस इन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ऑफ इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस इसके ऊपर करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो शुरू में जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाद में कम होगा, और अगर एंडोथर्मिक है तो फिर क्या होगा, शुरू में कम और बाद में ज़्यादा। When dilute Na2SO4 aqueous solution is used as an electrolyte in the electrolytic cell, एनोड प्रोडक्ट इज, अब एनोड पे कौन जाता है, जो बेसिकली एनाइन होता है। कौन जाता है, एनाइन। तो एनाइन को एनाइन इसीलिए कहते हैं कि वो आइन है और एनोड पर जाता है।
अब देखिए Na2SO4 का एक्वा सोल्यूशन है। अब Na2SO4 में एनाइन कौन है? SO4, और वाटर में एनाइन कौन है? OH माइनस। अब इन दोनों में बेसिकली जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो किसका? ऑक्साइड का ज़्यादा है, हाइड्रो ऑक्साइड का। तो इसका मतलब हाइड्रो ऑक्साइड जाएगा। अब हाइड्रो ऑक्साइड जब जाएगा तो असल में एक वक्त में 4 हाइड्रो ऑक्साइड जाते हैं, और हर OH पे कौन सा चार्ज है? माइनस, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये चारों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अब जो चारों OH होंगे इन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब क्या होगा? ये OH और H मिल के वाटर बना देगा, फिर ये H और OH मिल के वाटर बना देगा। अब देखिए एक O इसमें बचा है और एक O इसमें, तो ये कौन सी गैस बन जाएगी? O2 गैस। तो आंसर डेल्टा। ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इम्प्योर कॉपर इज टेकन एज। अब देखिए ये हमारे पास इसके सेटअप की एक डायग्राम है कि ये हमारे पास है इम्प्योर कॉपर जो कि एनोड है, जबकि ये प्योर कॉपर है जो कि कैथोड है, और बीच में हमने एक बैटरी लगा दी। अब होगा क्या कि इम्प्योर कॉपर चूंकि एनोड है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो इस रॉड से Cu इस सोल्यूशन में जाएंगे और क्या बना देंगे? Cu+2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये कैट आयन है तो इन्होंने कहाँ जाना है? कैथोड पे जाना है। जैसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे यही Cu+2 बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना देंगे, और वो इस प्योर कॉपर के रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और इस तरह इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या हुआ? अल्फा। एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस, कौन से आयन को डिस्प्लेस कर सकता है एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन? याद रखिए जो मेटल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हर ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। उसकी वजह, जो ऊपर वाली मेटल होती है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है, और नीचे वाली मेटल चूँकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो वो रिड्यूस हो सकती है। तो जो मेटल किसी और मेटल के आयन के निस्बत ऑक्सीडाइज हो सके वो उसको डिस्प्लेस भी कर सकती है। तो अब आपने क्या देखना है कि एल्यूमिनियम के जो नीचे आयन होंगे ये उन सब को डिस्प्लेस कर देगी, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर वालों को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो एल्यूमिनियम को कर सकते हैं। अब देखिए ये है एल्यूमिनियम, अल्फा पे सोडियम, देखिए ये ऊपर है, तो सोडियम तो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि एल्यूमिनियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो गलत हो गया। बीटा, लिथियम भी देखें ऊपर पड़ा हुआ है, तो लिथियम तो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि एल्यूमिनियम लिथियम को नहीं कर सकता। Ag+ है, देखिए Ag+ कहाँ है? नीचे है, तो अब एल्यूमिनियम Ag+ को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सिल्वर होता तो वो एल्यूमिनियम को ना कर सकता। और इसी तरह आप देखिए कैल्शियम कहाँ पड़ा है? एल्यूमिनियम से ऊपर, ये भी नहीं कर सकता। तो फिर आंसर 4। ऑक्सीजन ऑलवेज शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विद। अब याद रखें अगर 2 एलिमेंट्स एक साथ मौजूद हैं किसी कंपाउंड में तो नेगेटिव चार्ज उस पर ही होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, तो इसका मतलब फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि जो भी साथ होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे एक कंपाउंड होता है OF2, तो बिकॉज फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये होगा -1, ये 2 है तो -2, तो फिर O क्या होगा? +2 होगा। तो फिर आंसर चार्ली। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज पूछा हुआ है। अब देखें जो रिएक्टेंट्स में हमारे पास कंपाउंड है वो है K2Cr2O7। एक K होता है +1, 2 हैं तो +2 हो गए। एक O होता है हमारे पास -2, 7 है तो -14। अब -14 और +2 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -12। इसका मतलब Cr2 मिला के +12 होना चाहिए, क्योंकि एक कंपाउंड में तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 होता है। तो फिर एक Cr क्या हुआ? +6 हो गया। किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। अब जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें दिया हुआ है Cr2SO4 होल थ्राइस। अब एक SO4 होता है -2,
अगर ये 3 है तो ये टोटल बन गया -6, तो Cr2 मिला के +6 होगा, क्योंकि सम फिर भी 0 है। तो 2 Cr हैं, तो एक Cr क्या होगा +3, तो दोनों मिला के +6, तो एक Cr तो +3 हुआ। इसका मतलब इसमें जो चेंज आया है वो +6 से +3 का, तो आंसर चार्ली। ऑक्सीडेशन इज नॉट। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं हमारे पास है Na, न्यूट्रल एटम है, चार्ज 0 है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर Na पे चार्ज क्या आ जाएगा +1। तो चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो गया इलेक्ट्रॉन के लॉस से, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। अब बीटा में यही कहा हुआ है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले सोडियम 0 था, अब क्या है +1, तो चार्ज में इजाफा हुआ, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। ये भी सही हो गया। चार्ली पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास है मीथेन, अगर हम इस मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, अब कैटलिस्ट कौन है? कॉपर है। टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 200 atm प्रेशर। तो अब ये जो C और H का बॉन्ड है इसमें वो ऐड हो जाएगा। अगर हम ये ऐड कर दें तो ये बन जाएगा CH3 और हमारे पास साथ क्या होगा OH हो जाएगा। अब दोनों में हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए एक H होता है +1, अब चूंकि ये H4 है तो ये हो गया +4, तो फिर इस कंपाउंड में C का चार्ज क्या है -4। अब प्रोडक्ट में देखें ये H है +1, ये भी H है +1, H है +1, OH क्या होता है -1। अब बाहर हो गया +3 और -1 यानी +2, तो फिर C क्या होगा -2। तो पहले आप देखें -4 था C, अब वही वाला C -2 है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो गया है। क्या ऐड करने से? ऑक्सीजन। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये भी सही हो गया। डेल्टा पे डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज का मतलब है आप Na+ से वापस Na0 बना लें, तो ये डिक्रीज होगा, तो ये तो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इसे क्या कहेंगे रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं है, तो आंसर डेल्टा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन फॉलोइंग मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl। अब इम्पॉर्टेंट बात है, अब HCl में बेसिकली जो H है वो +1 है और Cl जो है वो -1 है। अब जब भी रिएक्शन होगा इसका किसी भी मेटल से, तो ये जो H+1 है ये उस मेटल से क्या लेगा इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये H रेडिकल बन जाएगा, और जब इस तरह का मेटल दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा एक और H+ होगा तो वो भी H रेडिकल बन जाएगा, तो इस तरह H2 बन जाएगा। अब आप देखें कि जो मेटल होगी ना वो M पहले न्यूट्रल होगी, तो या वो प्लस बना देगी या वो M+2 बना देगी, जबकि जो हाइड्रोजन है वो +2 होगा, तो उसके नतीजे में H2 बनेगा, तो वहाँ चार्ज क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब HCl के H को क्या होना है रिड्यूस, जबकि जो मेटल है उसको क्या होना है ऑक्सीडाइज। अब सवाल ये पूछा हुआ है कि कौन है जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। इसका मतलब जो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो तो लिबरेट कर देगा हाइड्रोजन, जो नहीं होगा वो लिबरेट नहीं करेगा। इसका मतलब ऑक्सीडाइज तो वो नहीं होगा जो हाइड्रोजन से कहाँ हो नीचे हो। अब आप देखें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कहाँ है ऊपर, इसका मतलब ये लिबरेट कर देगा। आप देखें जिंक नज़र आ रहा है, ये भी कहाँ है हाइड्रोजन से ऊपर, ये भी कर देगा। टिन है, टिन कहाँ है, ये भी मैग्नीशियम से ऊपर ही हमें नज़र आ रहा है, ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन है इसमें सिल्वर, तो आंसर बीटा। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डैनियल सेल। अब देखिए ये है डैनियल सेल, इसमें सबसे पहले बताया हुआ है वोल्टेज ऑफ सेल इज़ 1.10 वोल्ट। अब ये जो जिंक है जब आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं तो ये जिंक से जिंक +2 बनता है और विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो E0 ऑक्सीडेशन होता है वो बराबर होता है +0.76 वोल्ट। जबकि ये जो कॉपर है ये Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है Cu0 बनाता है,
यानी इसका जो ई नॉट होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है, वो है प्लस 0.34 वोल्ट। अब वोल्टेज ऑफ द सेल क्या होती है, जब आप किसी भी सेल में मौजूद जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करते हैं तो उसके सेल की वोल्टेज आ जाती है। तो ये 0.76 जो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का और 0.34 जो कि रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का, जब आप ऐड करेंगे तो ये 1.10 वोल्ट ही बनेगी। तो ये तो सही हो गई। बीटा, इट इज़ वोल्टेक सेल। अब ये वोल्टेक सेल है। वोल्टेक सेल किसको कहते हैं, इसी को ही तो कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे ये जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो बाहर वाले सर्किट से होते हुए अगर हम यहाँ पे कोई बल्ब या कोई ऐसी चीज़ लगा दें वो ऑन हो जाएगी और फिर वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो ये वोल्टेक सेल भी है क्योंकि इसका काम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है, जिससे बल्ब या फ़ैन जो भी हम यहाँ लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो रोशन हो जाएगा। जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर। अब जिंक आपने कहा 0 से +2 तो चार्ज बड़ा है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। जबकि कॉपर आप देखें +2 से 0 बना है तो ये रिड्यूस हुआ है। जो रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करता है। तो बात बिल्कुल सही है। डेल्टा पे लिखा हुआ है कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट। भाई कॉपर तो खुद रिड्यूस हो रहा है, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहते। तो आंसर डेल्टा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज, अब देखें अल्फा पे हमारे पास लेड और कॉपर दिया हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखें तो उसमें जो एलिमेंट नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो उससे ऊपर वाले एलिमेंट की निस्बत क्या होना चाहिए, रिड्यूस। जबकि जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अब आप देखें सीरीज़ में यहाँ पे पड़ा है लेड और यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉपर। अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसे रिड्यूस होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लेड। तो आप देखिए लेड 0 से +2 हो रहा है ऑक्सीडाइज, कॉपर +2 से 0 हो रहा है रिड्यूस। तो ये बिल्कुल सीरीज़ के मुताबिक हो रहा है। तो कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। तो आंसर अल्फा। जबकि बीटा देखें, यहाँ हाइड्रोजन 0 से क्या हो रहा है +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और मैग्नीशियम +2 से 0 तो इसकी रिडक्शन। जबकि अगर आप सीरीज़ में देखेंगे तो उसमें मैग्नीशियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। चार्ली, ब्रोमीन 0 से क्या हो रहा है -1, रिडक्शन हो रही है, और क्लोरीन -1 से क्या हो रहा है 0, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब सीरीज़ में Br और Cl में से नीचे Cl है, तो Cl की रिडक्शन होनी चाहिए, जबकि हुई क्या है ऑक्सीडेशन, तो ये नहीं हो सकता, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा पे देखें, सिल्वर Ag0 से बन रहा है Ag+1 यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर +2 से 0 यानी रिड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सिल्वर नीचे है तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसे ऑक्सीडाइज के बजाय क्या होना चाहिए, रिड्यूस एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये भी गलत है। तो आंसर अल्फा। द स्पीशीज दैट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए Na+1 है, अब ये मैक्सिमम होता भी +1 है, इसका मतलब ये +1 से क्या हो सकता है, Na0 तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी ये रिड्यूस हो सकता है। तो फिर जो रिड्यूस हो सकता है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो Na+ हो सकता है कौन सा एजेंट, चूँकि खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बीटा पे है MnO4-। अब MnO4 चूँकि ओवरऑल -1 है, एक होता है -2, 4 है तो -8। अब Mn अगर +7 होगा तो ऊपर -1 आएगा। अब Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका मतलब यह है कि ये मज़ीद ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं सकती, यानी ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो ये कभी भी किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +6, +5, +4, +3, +2, +1 और 0 तक जा सकती है, यानी ये रिड्यूस हो सकता है, तो दूसरे को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज। तो इसलिए ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार्ली पे HNO2। अब देखिए जो HNO2 है
उसमें H है +1, O होता है -2, अगर ये 2 हैं तो -4। अब -4 और +1 ये बन गया -3, तो फिर n क्या होगा +3। अब हमें पता है कि n +3 है तो इससे बढ़ के +4 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे हमारे पास कंपाउंड होता है NO2, उसमें n+4 है, इसी तरह N2O5 में +5 है, इसी तरह n कम होके बना सकता है +2 जैसा कि NO, इसी तरह और कम होके +1 बना सकता है जैसे N2O, और कम होके 0 बना सकता है जैसे N2। तो आपने देखा कि ये जो N है HNO2 में जो कि +3 है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी एक्ट कर सकता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूस हो सकता है यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी एक्ट कर सकता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब पक्की बात है, आंसर चार्ली। डेल्टा पे देखें, डेल्टा पे हमारे पास है HNO3, O होता है -2, 3 है तो -6, H होता है +1, -6 और +1 बना -5, तो फिर N क्या होगा +5। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, तो इससे कम हो सकती है, यानी ये रिड्यूस हो सकता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ 4 हाइपोथेटिकल मेटल्स W, X, Y एंड Z आर, ये वैल्यूज दे दी हैं फर्जी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की। विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, याद रखें मेटल वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। अब चूंकि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये हमने वो वैल्यू देखनी है जो कम से कम हो। अब देखें चूंकि वैल्यूज़ प्लस भी हैं और माइनस भी, तो फिर प्लस वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि ये माइनस से ज़्यादा है। अब देखें ये दो वैल्यूज़ हैं माइनस में, अब माइनस में जो वैल्यू अदर देन माइनस बड़ी नज़र आती है उसकी मैग्नीट्यूड कम होती है, तो इनमें फिर क्या बनी -2.12। अब ये तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे किसका जिक्र था, वाई का, तो आंसर बीटा। कैथोड पे जो रिएक्शन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, अब देखिए पहले भी हमने जिक्र किया कि जो कैथोड होता है इस पर कैट आइन जाता है और एक्वस सोल्यूशन है, तो आप देखिए एक आपके पास क्या होगा कॉपर +2 होगा और दूसरा H+1 होगा जिनका मुकाबला होगा। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखें तो आपके सामने है ये जो कॉपर +2 है वो नीचे पड़ा हुआ है और H जो +1 है वो ऊपर है, यानी किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके और ये Cu बन के डिपॉजिट हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ डेल्टा। The sum of all kinds of energies of atoms, ions or molecules of a system is known as, तो इसे क्या कहते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसा कि देखें ये उसी की डेफिनेशन लिख दी। अब अगर आप इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें तो असल में ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज का क्या होता है सम। अब काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है और मोशन ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है जैसे कि नीचे डायग्राम से शो किया हुआ है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन। जबकि मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में जो पोजीशन होती है एटम्स की वो ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हो सकती है या वेंडर वाल्स फोर्सेस की वजह से हो सकती है जैसे डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, तमाम जो पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज़ हैं उनका सम क्या कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो आंसर चार्ली। विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर लैटिस एनर्जी। देखिए लैटिस एनर्जी को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कैसे, या तो जैसे गैशियस पॉजिटिव और गैशियस नेगेटिव आयन जुड़े और 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बने तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका नाम क्या है लैटिस एनर्जी। या फिर उल्टा है कि 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड हो और वो ब्रेक हो किस में, गैशियस पॉजिटिव और गैशियस नेगेटिव आयन में, तो तब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे भी क्या कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ कहाँ पे है बीटा, तो आंसर बीटा। अब अल्फ़ा क्यों गलत है,
इसलिए गलत है कि इसमें हमें कोई आइन नज़र नहीं आ रहे, चार्ली में भी कोई आइन नज़र नहीं आ रहे। डेल्टा क्यों गलत है? डेल्टा इसलिए गलत है कि KCl जो कि आयनिक कंपाउंड है वो गैस नहीं होता बल्कि सॉलिड होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ़, कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी कब? अब आपको पता है कि बेसिकली इंटरनल एनर्जी के हवाले से हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि डेल्टा E बराबर है Q प्लस W। अब Q हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम भी हो सकता है तो प्लस Q, रिलीज्ड बाय द सिस्टम भी हो सकता है माइनस Q, और P डेल्टा V प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। अगर बाय द सिस्टम हो तो माइनस W या माइनस P डेल्टा V, और अगर ऑन द सिस्टम हो तो प्लस P डेल्टा V या प्लस W। अब आप देखें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। पहला है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। चूँकि हमने कहा कि डेल्टा E बराबर है हीट और वर्क के, अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये जो Q होगा ये क्या हो जाएगा माइनस, जबकि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो जब दोनों माइनस हैं तो ओवरऑल आंसर किस में आ जाएगा? अल्फ़ा में, माइनस में। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। बीटा रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक यानी Q जो है वो माइनस है एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और ये क्या है? ये पॉजिटिव है। अब देखें अगर Q की वैल्यू ज़्यादा हो और W की वैल्यू कम हो तो आंसर फिर माइनस में आ जाएगा, और अगर W ज़्यादा हो और Q कम हो तो आंसर प्लस में आ जाएगा। यानी ये क्या हो सकता है? इसकी वैल्यू इस केस में पॉजिटिव भी हो सकती है और इस केस में नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। चार्ली है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक यानी जो Q है वो प्लस है एंड वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम यानी W क्या है? वो माइनस है। अब फिर वही बात है, अगर Q ज़्यादा हो W से तो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा, और अगर फ़र्ज़ किया वर्क डन ज़्यादा है किससे? हीट से, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है प्लस वाली से तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। ये भी गलत हो गया। डेल्टा पे रिएक्शन इज एंडोथर्मिक मतलब Q प्लस है एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम यानी W भी प्लस है। जब दोनों ही प्लस हैं तो आंसर लाजमी किस में आएगा? प्लस में। तो आंसर डेल्टा। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज। अब कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने मोल कहता है? 2 मोल, और किसके? H2SO4 के। अब एक H2SO4 2 H आइन देगा और 2 NaOH 2 H आइन देंगे, तो इसका मतलब है इसके नतीजे में 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, जबकि NaOH में Na प्लस जब मिलेगा किससे? SO4 -2 से, तो फार्मूला कैसे होगा? ये 2 इधर आ जाएगा 1 इधर, बना Na2SO4। तो अब इसके नतीजे में बेसिकली 2 मोल बना है वाटर का। तो हमें पता है जब भी एसिड से H आइन और बेस से OH आइन आके मिलते हैं और 1 मोल वाटर बनता है तो हीट रिलीज़ होती है 57 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ 2 मोल हैं तो डबल अमाउंट रिलीज़ होगी, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में जो वैल्यू है वो पर मोल में दी हुई है तो चाहे 1000 मोल भी बनते तो पर मोल तो कितनी ही रहती? -57 किलो जूल। तो फिर आंसर चार्ली। The enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms are formed from the element under standard conditions। तो कहता है अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में 1 मोल गैशियस एटम्स बने किससे? एलिमेंट से, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पे गौर से देखिए कि ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है गैशियस स्टेट में, आइसोलेटेड गैशियस एटम बना तो इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसका नाम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जबकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बने लेकिन किससे? उन एलिमेंट से जो उसमें प्रेजेंट है, और वो भी किस स्टेट में मिलने चाहिए? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में। तो इस दौरान जो भी हीट रिलीज़ होगी या आप देखें जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है कि जब कोई एलिमेंट या जब कोई कंपाउंड उसका 1 मोल बर्न हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जो मर्जी बने
उस दौरान क्या हो, हीट रिलीज होनी चाहिए, तो उस रिलीज हीट को क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। जबकि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शंस में इंथैल्पी चेंज हो रही है ये सब की सब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो आंसर चार्ली। साल्ट ब्रिज कंटेन्स अ जेल विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, तो ये अभी हमने डैनियल सेल पढ़ा था और इसके अंदर ये क्या चीज़ है, साल्ट ब्रिज है। तो इसमें आप देखें कौन सा कंपाउंड है, KCl है, और ये असल में एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयंस के ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दिया हुआ x बताना है। अब देखिए x क्या इलेक्ट्रॉन की तादाद है, सबसे पहले देखें C2O4 जो है इस पे -2 है। अब देखिए एक O है -2, 4 है तो -8। अब दोनों C पे क्या चार्ज हो के -2 है, तो ये होना चाहिए बेसिकली +6। अब एक C क्या होगा, +3, तो दो मिलके +6 हो जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे C पे चार्ज क्या है, +3। आगे है CO2, एक होता है -2, दो है तो -4, तो C क्या है, +4, तो यहाँ C +4 है। अब आपके सामने जब भी +3 से +4 बनेगा तो एक चार्ज का इजाफा हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। लेकिन ये तब है जब यहाँ एक C की बात करें, तो ये असल में तो कितने C हैं, 2, तो आप इसे भी जब 2 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो आंसर अल्फा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो उसमें दो रिएक्शंस होंगे। एक जो आप यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, उसमें जो H+ है वो ऊपर वाले हाइड्रोजन गैस के लूज़ किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक H+ भी H रेडिकल बनेगा, दूसरा भी मिल के H2 बन जाएगा। इसी तरह जो नीचे हमारे पास H+ थे सोल्यूशन वाले, उन्होंने जैसे हाइड्रोजन गैस बना ली, तो ऊपर जो इस रॉड के साथ हाइड्रोजन गैस है इस पाइप में, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और H+ बना के किस में आ जाएगी, सोल्यूशन में। अब हम सपोज करते हैं कि जिस रेट पर ये प्रोसेस होता है उसी रेट पर यही होता है, लिहाजा दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस फर्जी तौर पे क्या हो जाएगा, 0। तो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, 0। तो आंसर चार्ली। और याद रखना है ये ऑर्बिट रेयरली है, ये एक्चुअल नहीं है, तो इसलिए हमने 0 सपोज किया है कि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसके ज़रिए बाकी इलेक्ट्रोड्स के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, देखें फ़र्ज़ किया हमारे पास क्या है कि जिंक इलेक्ट्रोड है, उसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया और इस तरह जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर किया है। तो आप देखें नीचे जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन या HCl का सोल्यूशन डालते हैं वो कितने मोलर है, 1 मोलर। इसका मतलब कंसंट्रेशन तो पक्की है। सेम आप देखें जब आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर से जोड़ा है तो तब कॉपर सल्फेट भी 1 मोलर है और इसी तरह HCl भी 1 मोलर है, तो कंसंट्रेशन कन्फर्म हो गई। जबकि आप साथ क्या कहते हैं, देखिए टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर प्रेशर है और इसे स्टैंडर्ड कंडीशंस भी कहते हैं। जबकि इसके अलावा जो प्रेशर हम यूज़ करते हैं वो हमेशा 1 atm होता है, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट और कंसंट्रेशन भी, यानी इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीनों पर डिपेंड करता है, तो आंसर डेल्टा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2 से जो जिंक बनता है और Ni+2 से Ni बनता है, इतनी इतनी वैल्यूज़ हैं, वोल्टेज ऑफ द सेल बताइए। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो जिंक+2 से 0 बन रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब Ni+2 से 0 बन रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अभी हमने बात की थी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होता है और जिसका कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। आप देखिए एक है -0.76 और एक है -0.25, तो अब इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, तो वो है -0.25, यानी बेसिकली जो निकल है उसने रिड्यूस ही होना है। तो मैं कहूँगा E0 ऑफ रिडक्शन, ये बराबर क्या होगा, ये होगा -0.25।
जबकि जो जिंक है उसका हम ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, और वो क्या होगा, जो साइन था -0.76, अब क्या लिखेंगे +0.76, और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देखिए बड़ी वैल्यू किस में, प्लस में, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। और जब 0.76 से 0.25 माइनस होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना, 0.51, और वो भी प्लस के साथ, तो आंसर अल्फ़ा। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है तो क्या करेगा, ग्रेटर इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी खुद आसानी से रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही है। ग्रेटर इज़ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिल्कुल गलत। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता तो वो खुद ऑक्सीडाइज होता और दूसरे को रिड्यूस करता, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता। इसका मतलब आंसर डेल्टा भी नहीं हो सकता। चार्ली पे लेसर इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता तो रिड्यूस कम होता, दूसरे को ऑक्सीडाइज भी कम करता, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत, तो आंसर अल्फ़ा। Molten CuCl2 is electrolyzed using platinum electrode. The reaction occurring at anode is, अब चूंकि हमारे पास CuCl2 है और इसके अंदर बेसिकली एनाइन क्या है, Cl-1, और है कैसा, मोल्टन, इसका मतलब इसमें कोई और एनाइन नहीं है, तो एनोड पे यही एनाइन जाएगा, और ये एनाइन जब एनोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो एक Cl- भी एक लूज करेगा, दूसरा भी, तो Cl पे चार्ज 0 हो जाएगा, तो जब 2 Cl जुड़ेंगे तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। और कॉमन सेंस है, जब भी पूछा जाए एनोड पे क्या होगा तो उस पर एनाइन जाना चाहिए। अब आप देखें बीटा में Cl2 है, एनाइन नहीं है, गलत है। अल्फ़ा पे Cu है, एनाइन नहीं है, गलत है। चार्ली पे Cu+2 है, ये भी एनाइन नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। आंसर डेल्टा। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज मेजर्ड एट 1 atm। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 atm के साथ साथ 298 केल्विन पे मेजर की जाती है, इसीलिए उन्हें स्टैंडर्ड कंडीशंस या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या कोई और इंथैल्पी भी हो तो उसे कहा जाता है, तो आंसर डेल्टा। विच वन इंडिकेट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई एलिमेंट हो वो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हो और आप उसे आइसोलेटेड गैशियस एटम में कन्वर्ट कर दें, तो इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। तो अब देखिए चार्ली में कैटाइन बना दिया, गलत है। बीटा में कैटाइन बना दिया, ये भी गलत है। अब पोटाशियम अल्फा में लिक्विड लिखा हुआ है, हालांकि ये क्या होता है, सॉलिड, ये भी गलत है, तो आंसर डेल्टा। इंथैल्पी चेंज विच इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड इन विच 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम, जो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है और उसमें 1 मोल कंज्यूम होती है। तो आप देखें सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, तो अगर कोई एलिमेंट है और उसका 1 मोल है, वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 बनता है, तो जो हीट रिलीज होती है उसे हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। जबकि कोई कंपाउंड हो उसका भी 1 मोल हो, वो भी जब बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस दौरान भी जो हीट रिलीज होती है उससे भी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। आप देखें एक्सोथर्मिक है तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है, और हमेशा इसके मोल भी कितने कंसीडर करते हैं, 1, तो इसका मतलब आंसर अल्फा। जबकि आप देखें बीटा पे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होती है कि जब किसी कंपाउंड को पानी में डालते हैं, और पानी भी इन एक्सेस होना चाहिए या इनफाइनेटली डाइल्यूट होना चाहिए, तो उससे जब वो आयोनाइज होके पानी के अंदर हाइड्रेट हो जाता है, तो इस दौरान ओवरऑल जो हीट एब्जॉर्ब या क्या होती है, रिलीज, तो इसे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये देखें ये एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी, तो ये गलत हो गया। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे CO2 का 1 मोल बने, लेकिन किस से, उन एलिमेंट से जो उसमें प्रेजेंट है, और वो भी किस स्टेट में जुड़ें, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो फिजिकल स्टेट होती है, तो जो हीट रिलीज होगी उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। या आप देखें 1 मोल कंपाउंड का बना किस से, उन एलिमेंट से जो उसमें प्रेजेंट है, और वो भी किस स्टेट में, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में,
तो इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। जबकि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है कि एक एलिमेंट है स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में, आप उसे आइसोलेटेड गैशियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो चूंकि बॉन्ड तोड़े हैं एनर्जी लाजमी एब्जॉर्ब होगी, ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी। तो आंसर अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड्स हैज़ ग्रेटर लैटिस एनर्जी, किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। अब आप देखें कि इन चारों में फ्लोराइड क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, जबकि कैटाइन बदला है। अब देखें लिथियम का साइज़ ऐसा होगा, सोडियम का साइज़ उससे बड़ा होगा, पोटाशियम का साइज़ उससे बड़ा होगा और सीजियम का साइज़ उससे भी बड़ा होगा। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये सारे अल्कली मेटल्स के मेंबर हैं। अब सब पे चार्ज क्या होता है, +1 होता है। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है। फ़र्ज़ किया हम ये कहते हैं कि पहले का साइज़ 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 4 है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, चार्ज सेम है, साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो जो चार्ज टू साइज़ रेशो है वो क्या होती जा रही है, कम। तो जो साथ वाला आयन है यानी फ्लोराइड आयन, उससे अट्रैक्शन भी कम होगी। तो जब इन्होंने जुड़ना होगी तो एनर्जी रिलीज़ भी कम होगी। तो इसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कम है। या तोड़ना होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कम होगी, यानी फिर वही बात, लैटिस एनर्जी कम। तो फिर पूछा हुआ था ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन होगा जिसकी लैटिस एनर्जी होगी, आंसर LIF अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। याद रखें कोई रिएक्शन जितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है ना, उसके प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब जब उसने पूछा लीस्ट स्टेबल, तो प्रोडक्ट जब बनेंगे तो वो रिएक्शन ज़्यादा एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब बीटा भी गया, अल्फा भी गया। अब 2 एंडो है, तो इनमें किस में हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा में। तो आंसर डेल्टा। स्पीशी विच डिस्चार्जेज एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl। अब देखिए एनोड पे किसने जाना है, एनाइन। अब चूंकि आपके पास एक्वस सोल्यूशन है KCl का, तो उसमें एक तो Cl आइन होगा और दूसरा वाटर का OH आइन होगा। जब एक्वस सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन में हमेशा जो Cl आइन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH आइन से ज़्यादा होता है। तो Cl- डिस्चार्ज होगा। कैसे होगा, जब 2 Cl- जुड़ेंगे, हर Cl पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे। अब दोनों Cl पे कोई चार्ज नहीं होगा, जब जुड़ेंगे तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो आंसर डेल्टा। अगर यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन कहा होता तो फिर OH आइन जाते हैं, और अभी अभी डिस्कस भी किया था कि जब OH आइन जाते हैं तो ये 4 यूज़ होते हैं और हर एक अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और 4 जब क्या बचेंगे, OH, जिन पे अब कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये OH और H मिल के वाटर बना देगा। इसी तरह ये H और OH वाटर, जबकि ये जो 2 O हैं ये मिल के कौन सी गैस बना देंगे, ऑक्सीजन गैस। तो बहरहाल अब आंसर डेल्टा। कंडक्शन ड्यू टू फ्री आइंस। देखिए आइंस किस चीज़ में होते हैं, आइंस इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, तो इसीलिए इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, मेटल में, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या मेटेलिक कंडक्शन कहेंगे। और डेल्टा पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो कंडक्शन ड्यू टू फ्री आइंस, बिल्कुल गलत। तो सही बात कौन सी हुई, अल्फा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अभी हमने बात डिस्कस की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसने खुद क्या होना होता है, रिड्यूस होना होता है। मिसाल के तौर पे इसमें जो हमारे पास MnO4-1 है, तो एक O होता है -2, 4 है तो -8। अब Mn अगर +7 होगा तो टोटल -1 आएगा। हमने पढ़ा कि Mn होता ही मैक्सिमम +7 है, इसका मतलब ये और बढ़ नहीं सकता, सिर्फ कम हो सकता है। जो कम हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, रिड्यूस। जो रिड्यूस हो सकता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो पक्की बात है ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर अल्फा। जबकि देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो ClO3-1 है, इसमें O पे है -2, 3 है तो -6। अब अगर Cl+5 होगा तो ओवरऑल -1 आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो Cl है ये आगे +7 भी हो सकता है और कम हो के +3 या +1 भी हो सकता है। तो फिर ये जो स्पीशी है चूँकि ये रिड्यूस हो सकती है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और चूँकि ये क्या हो सकती है,
ऑक्सीडाइज तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दोनों के तौर पे बिहेव कर सकती है। तो आंसर अल्फा। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल इज, अब देखिए ये डैनियल सेल है, इसमें जिंक जो होता है उसका एनोड होता है, और एनोड कहाँ होता है भला, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब आप जिंक एनोड कहते हैं, तो आप देखिए अल्फ़ा में 0 से +2 बन रहा है, और किस में आ जाता है, सोल्यूशन में, तो ये बात सही है, और सोल्यूशन हमेशा 1 मोलर होता है। जबकि आप देखिए जो कैथोड है वो क्या है, कॉपर। अब इस पे क्या होता है, रिडक्शन, तो जो सोल्यूशन में मौजूद कॉपर +2 होंगे वो क्या करेंगे, देखें वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके गेन करके कॉपर बना देंगे, और जो सोल्यूशन होगा वो वही 1 मोलर होगा। ये बिल्कुल सही है। और बीच में ये जो 2 लाइनें हैं ये किसको शो कर रही हैं, इस साल्ट ब्रिज को शो कर रही है, तो ये बात भी सही है, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और कॉपर की रिडक्शन। आंसर अल्फा। जबकि आप देखें बीटा में कॉपर +2 से 0 हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रही है, जबकि जिंक 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन शो करने का तरीका क्या है, पहले एनोड फिर कैथोड, इसमें पहले कैथोड शो कर दिया बाद में एनोड, इसलिए गलत है। चार्ली में देखें जिंक +2 से जिंक 0 यानी रिडक्शन, हालांकि जिंक क्या होगी, ऑक्सीडेशन, गलत हो गया। डेल्टा में कॉपर 0 से +2 तो ऑक्सीडेशन करा दी, हालांकि कॉपर क्या है, कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, तो ये भी गलत। तो आंसर अल्फा। बेस्ट ऑफ लक।